ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इस दफा लफ्जी गोलाबारी नहीं हो रही। जंगबंदी डील मफाहमती याददाश्त के बावजूद ताज़ा झड़पें ये जाहिर करती हैं कि फरीकैन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अमेरिका अब भी आपको धोखा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। जो इसराइल अचीव करना चाहता था वो अचीव कर चुका है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। नाकाम अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ना जंगबंदी का एहतराम करते हैं और ना ही मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इस दफ़ा लफ्जी गोलाबारी नहीं हो रही, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं हो रही, बल्कि ईरान की साहिली पट्टी के ऊपर हमला किया गया। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आ गए। अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरान पर हमले, पासदान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई और ख़ित्ते में माहौल एक बार फिर से आपको कशीदा होता हुआ नजर आएगा। जंगबंदी डील मफाहमती याददाश्त के बावजूद ताज़ा झड़पें ये जाहिर करती हैं कि फरीकैन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अमेरिका अब भी आपको धोखा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। आपको याद होगा कि जब लास्ट जो सबसे बड़े मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात की रोशनी में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा था, तो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाकर इन्होंने हमला कर दिया और ये इस बात की निशानदेही थी कि अमेरिका किसी सूरत भी इस जंग से निकलना नहीं चाहता। दोस्तों, आज की तारीख में अगर इसराइल ऐसी कोई हरकत करता तो आप ये समझ सकते हैं कि जनाब जहाज़ों को टारगेट किया गया, लेकिन अमेरिका जो ख़ुद इस जंग से निकलना चाहता है, इस जंग को ख़त्म करना चाहता है, उसकी तरफ से हमला करना यकीन जो इसराइली लॉबी है उसका असर बहुत गहरा है अमेरिकन पॉलिसी साज़ों के जहनों के ऊपर, और इन तमाम पॉलिसी साज़ों को अमेरिका में बैठकर इसराइली लॉबी जो है वो कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, पासदान इनकलाब का सख्त रवैया, फिर दूसरी तरफ से हमले, यानी ये मामलात आपको 60 दिनों के अंदर MOU से आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे और ये हमले इसी तरह होते रहेंगे। दोस्तों, ताज़ा झड़पों के बारे में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि आब हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में मुतादिद मुबैना अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहिली शहर सेरक में एक गोला गिरने की इतलात हैं जिसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदान इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमले को पसपा करके ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया और साथ ही खबरदार कर दिया कि अमेरिका के किसी भी अगले हमले का अब फौरी और सख्त फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले ईरानी पासदान इनकलाब की एक स्टेटमेंट मौजूद है कि उन्होंने कहा जी कि हम वक्त का तयन करेंगे, जगह का तयन करेंगे और वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि ईरान भरपूर तरीके से आपको जवाब देने की सलाहियत रखता है और इस दफ़ा ये फैसला कुन जवाब होगा। दोस्तों, ईरान ने जवाब में बहरीन में अमरीकी तनसीबात को अपने ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया, जिसकी बहरीन ने मजम्मत की। बहरीन की वजारत खारजा के मुताबिक सुबह सवेरे कई ड्रोन्स ने बहरीन की सरजमीन को निशाना बनाया। मुल्क की खुद मुख्तारी और बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी के दरमियान हमले जारी रखकर अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार ईरान है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक बहरीन खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने भी बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत की, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला होता है ये तमाम ममालिक बोलते नहीं हैं। अब आपको पता चल गया कि जो इसराइल अचीव करना चाहता था वो अचीव कर चुका है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। आप दोस्तों, इस 100 दिन के अंदर, यानी ये 100 दिन बनते हैं लगभग, इस पूरे अरसे में आपने मिडिल ईस्ट को ईरान के खिलाफ महाज क्रिएट करते हुए देखा, लेकिन ईरान अकेला तनहा पूरी दुनिया को उसने आगे लगाया हुआ है। तो एक जो जंग रोकने की बात थी, मुज़ाकरात की बात थी, वो तो अब मुझे नहीं लगता कि ये 60 दिन पूरे कर पाएंगे, लेकिन इसराइल का ये प्लान मुकम्मल हुआ और ये इससे पहले भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, इसराइल इस जंग को जारी रखना चाहता है, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दी। दोस्तों, इन हमलों पर अमरीकी और ईरानी हुकाम के रद्दअमल से पता चलता है कि दोनों को मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नताइज होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को ईरान पर हमले की तफसीलात बताते हुए कहा, ये सुनते जाएं, कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन्स हमले किए और फिर जवाब में हमें भी हमला करना पड़ा। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा, जबकि 3 ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया और ख़बरदार किया कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमले करने की सलाहियत रखते हैं और ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने अपने रद्दअमल में कहा कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है
کہ مفاہمت کی یعنی جو یادداشت جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو ایرانی حکام فون اٹھا کر بات کر سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی حملے کی سخت مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی۔ خلیج کے جنوبی ساحل پر واقع ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ دوستو دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ کی جانب سے حملہ کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا اپنے بیان کے اندر کہ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ ناکام امریکی صدر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ جنگ بندی کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی ان کے لیے پسپائی اور ندامت کا باعث بنے گی۔ الزام تراشی کا کھیل اب مزید چل نہیں سکے گا۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے بھی ایک مفاہمتی یادداشت جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی ہے اس پر ایک اپنا ریئیکشن دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ تو اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی پاسدار انقلاب نے عالم ہرمز میں امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے کا چینل قائم کرنے کی تردید کی، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کشیدگی میں اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل میری ٹائمز آرگنائزیشن نے تصدیق کی ہے کہ ابنائے ہرمز سے 115 بحری جہازوں اور تقریباً 2500 ملاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس منتقلی کا یہ مطلب ہے کہ کشیدگی اور جھڑپوں کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ تو آپ کو آبِ ہرمز کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ برطانوی میری ٹائمز ٹریڈ آپریشنز UKMTO نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے روز آبِ ہرمز میں ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے آنے والے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا جس سے جہاز کے برج کو نقصان پہنچا، تاہم عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد پیش آیا جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ حالیہ واقعات کے بعد بین الاقوامی بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے قائم جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے بحری سیکیورٹی خطرے کی سطح مزید بلند کر دی ہے اور تنظیم کے مطابق حملے کے نتیجے میں کسی قسم کی مالیاتی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ UKMTO برطانیہ کا فوجی ادارہ ہے جو عالمی بحری راستوں کی نگرانی اور بحری سیکیورٹی سے متعلق اطلاعات جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ تو اب بات کریں گے اس سوال کے جواب پر کہ ایران امریکہ جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ پس پردہ موجود کون سی طاقتیں اور کمپنیاں تھیں جنہوں نے اس جنگ سے خوب مال کمایا؟ الجزیرہ نے ایران کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کے حوالے سے چشم پوشا رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگ اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کا سب سے بڑا فائدہ عالمی دفاعی ہتھیار ساز اور توانائی کمپنیوں کو ہوا جنہوں نے ریکارڈ منافع کمایا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، آسمان پر پہنچ گئی۔ خلیج میں شدید تناؤ کے باعث برنٹ خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح $126 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اس صورتحال سے توانائی کمپنیوں کو فائدہ پہنچا۔ سعودی جو کمپنی ہے اس کو منافع 25% تک ریکارڈ ہوا، اس میں اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس نے صرف پہلی سہ ماہی میں $32.5 ارب کمائے، جبکہ عالمی مارکیٹ کے بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی گیس کمپنیوں نے بھی اربوں ڈالر سمیٹے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ جنگ شروع ہوتے ہی دنیا کی سب سے بڑی ہتھیار ساز کمپنیوں کے سربراہان کا وائٹ ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس کے بعد امریکی کمپنیوں بوئنگ، لاک ہیڈ مارٹن اور جتنے دیگر جو گروپس ہیں ان کے شیئرز میں اور نئے ہتھیاروں کے آرڈرز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر کو دوبارہ بھرنے کے لیے دفاعی فنڈنگ میں اربوں ڈالرز کا اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آبِ ہرمز میں کشیدگی کے باعث سمندری راستوں سے گزرنے والے بحری جہازوں کے انشورنس چارجز اور کرایوں میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس سے عالمی تجارت مہنگی ہو گئی۔ دوستو اگر آپ اس پوری جنگ کو غور سے دیکھیں نا تو اس میں وہ کمپنیز جن کے ہتھیار ایران کے خلاف استعمال ہوئے اور جو ایک گیپ آ گیا تھا کہ اگر آپ نے 1000 ٹوماہاک میزائل ایران کے اوپر استعمال کیے تو پھر آپ کو وہ 1000 سٹاک کو پورا بھی کرنا ہے، تو آرڈر کدھر گئے؟ ان کمپنیز کے پاس دوبارہ سے آرڈر چلے گئے اور اب وہ دوبارہ سے ہتھیار بنا رہی ہیں۔ تو خوشامد تعریف خود نمائی کے شوقین صدر ٹرمپ کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تصویر اور دستخط والا نیا امریکی پاسپورٹ متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیا پاسپورٹ امریکہ کی آزادی کی
250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किया जाएगा और इसके अंदरूनी सफ़े पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और सुनहरी हरूफ में दस्तखत मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप सफरी दस्तावेजात पर तस्वीर लगाने वाले अमेरिका के पहले सदर बनेंगे। उन्होंने नए पासपोर्ट के डिज़ाइन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पेट्रियाट पासपोर्ट का नाम दे दिया जी, जिसमें उनकी तस्वीर के पस मंज़र में अमरीकी आज़ादी के एलामिया का मतन भी शामिल है। दोस्तों, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट जुलाई से महदूद तादाद में यादगारी पासपोर्ट जारी करेगा और नया यादगारी पासपोर्ट वाशिंगटन एजेंसी से इन पर्सन दरख्वास्त देने वालों को दस्तयाब होगा। अमरीकी अपोजिशन और नाकदीन की जानिब से पासपोर्ट पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शामिल करने पर तनकीद की जा रही है। और दोस्तों, वाज़ेह रहे कि वो इससे पहले सरकारी इमारतों, डॉलर और कौमी पार्क्स के पासिस पर भी अपनी शनाख्त है वो लगा चुके हैं। और पाकिस्तान में भी ये काम हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के चाहने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोट के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर जो है लगाई जाए। दोस्तों, मशरिक़ वस्ती से एक बड़ी खबर ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और इराक ने भी ओपेक से अलहदगी का इशारा देते हुए मुतालबा किया है कि पैदावारी कोटे में इजाफा किया जाए। और तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इराक ने भी ओपेक से अलहदगी का इशारा दे दिया। हुकाम ने ओपेक से मुतालबा किया कि तेल की पैदावार के कोटे में खातिर खा इजाफा किया जाए, वरना इराक के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इराक का जुलाई के लिए ओपेक का मुकर्रर करदा पैदावारी कोटा योमिया 43,78,000 बैरल है, जो और अबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों की वजह से होने वाले नुकसान के पेश नज़र इसे जो है वो नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। और दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब जो बात की जा रही है वजारत जो पेट्रोलियम है उन्होंने इसकी तरदीद की है। लेकिन लेट्स सी कि होता क्या है, क्योंकि ओपेक से इससे पहले भी ममालिक अलहदा हुए और इसे गेम चेंजर कंसिडर किया जाता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि अगली वीडियो में ओपेक के ऊपर हम तफसील से बात करें, क्योंकि एक मखसूस कोटा उन तमाम ममालिक को दे दिया जाता है जो इस ओपेक के अंदर मौजूद हैं। और उस कोटे के मुताबिक इन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत को इस्तेमाल करना है। और ये उस जितना इनको लिख कर दे दिया गया उससे ज़्यादा ये पैदावार नहीं कर सकते। अब ये सवाल हो रहा है ना कि नुकसान हुआ, इस नुकसान को भरें। तो मिडल ईस्ट अब हमें एक मुस्तकिल, अगर ये कहा जाए ना कि एक फॉल्ट लाइन बन चुका है, तो दोस्तों ये गलत नहीं होगा। अमेरिका पूरा जोर लगा रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप अपनी तस्वीर पासपोर्ट के सामने लगाए, अंदर लगाए, बाहर लगाए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका की शिकस्त नहीं थी, बल्कि उन तमाम अमेरिका के इत्तेहादियों की भी शिकस्त है जो पिछले कुछ अरसे से ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हुए। आपको मैं अगली वीडियो में इस पर मज़ीद तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।